दूध से मुंह जब जलता है तो मट्ठा भी फूंक करके पिया जाता है। जी। अब मटिया पर माटी कोई लेवरी है कि नहीं, का हमरो दीनावा। ये सारे झगड़े की जड़ और तमाम हत्याओं की जड़ में वहाँ के अधिकारीगण लिप्त हैं। अधिकारी लिप्त हो गए तो सरकार लिप्त हो गई। आज जनता इनके खिलाफ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बच पाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, उस क्षेत्र में अपना झंडा लहरा करके और अपने आप को स्थापित करके ही दम लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं माननीय श्री MLC काशीनाथ यादव जी, पूर्व MLC और पूर्व मंत्री, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नाम है इनका, राजनीति के नाम में भी बहुत बड़ा नाम है और संगीत के नाम क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत बड़ा महारत हासिल है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप सच्ची खबर को पूरे देश प्रदेश के सामने रखें और आपके इस चैनल का मंगल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहब, एक दुर्घटना हुआ था देवरिया में, पूरे देश में चर्चित थे, पूरे देश का ध्यान वहाँ पे केंद्रित था। जिस प्रकार से वहाँ पे न्याय होनी चाहिए थी उस प्रकार से न्याय नहीं हो रही थी, वहाँ के लोगों का कहना था और उस दोनों परिवार के लोगों का कहना था। और मकान तक गिरने की बात आ गई थी। किसी कारणवश वहाँ पे फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया है, मकान नहीं गिरेगी। क्या कहेंगे इस पे सर? इस मामला को पूरा किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए कमलेश जी, ये जो देवरिया की दुर्घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जी ये नहीं होना चाहिए। जी लेकिन काल कारणवश जी अगर हो ही गया जी सर। तो जिस तरीके से यह मामला तुल पकड़े हुआ है, कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीति कर रहे हैं, जी स्वास्थ्य मंत्री जी आए, शलभ मणि त्रिपाठी विधायक जी हैं, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है जी कि अखिलेश यादव जी जातिवादी हैं। ब्रजेश पाठक तो ये कह गए कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि इनके कई पुश्तों तक लोग याद रखें। यह सीधे सीधे जो भी मंत्री हो, विधायक हो, सबका होता है, सरकार सबकी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो दुबे जी के परिवार से ही अस्पताल में मिले, स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं से के परिवार से मिले, शलभ मणि त्रिपाठी उन्हीं के तरफ से चैलेंज कर रहे हैं। जी लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो जातिवादी नहीं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा उन्होंने दिया है, जी जो लोहिया जी ने दिया था, जो पूज्यनीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, और उसी के तहत समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुई है, हर जात धर्म के लोगों को उचित स्थान देने का काम, चाहे वो नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, देते रहे हैं। इसका प्रतिफल है कि जाति के यादव होते हुए भी, अब जाति है तो क्या कहा जाए, जाति तो उन्हीं लोगों ने बनाया है। जी यादव जात के होते हुए भी उन्होंने पहला कार्यक्रम अपना दुबे परिवार के यहाँ दे करके, वहाँ जा करके, और जो भी दुबे परिवार के परिजन नहीं रहे जी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिए। इसके बाद प्रेमचंद यादव जी के यहाँ आए। जी जातिवादी तो वो लोग हैं जी जो ब्राह्मण सभा बना करके, हिंदू परिषद बना करके, और उसमें एक महंत जी तो ऐसे हैं विश्व कला परिषद के जी कि जिन्होंने कहा है कि अगर फांसी नहीं हुई तो फिर ब्राह्मण जेल में जा करके जी और ऐसी हत्या करेंगे फरसा उठा करके जी जिसका अंदाज नहीं होगा। जी यह सिवाय ज्वाला भड़काने के और क्या है। जी माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि न्याय होना चाहिए, जी जो जुर्मी है उसको दंड मिलना चाहिए, जी इसकी जांच तो हो। जी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है, इसकी सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुबे परिवार की ओर से साहब 27 लोगों को मुकदमा किया गया। 27 बात धीरे धीरे सारी बातें सामने आती चली जा रही हैं। जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, एक तो फसल के समय में नापी नहीं हो सकती, दूसरा नापी करने के वक्त में उस सिवान का, फतेहपुर सिवान का पत्थर नहीं मिल रहा था, तो दूसरे गांव के पत्थर से ले आकर ज़मीन की नापी की गई। और यहाँ तक भी खबर है, जो उनके सस्पेंशन का कारण है, कि गलत दस्तावेज उसमें लगा करके और प्रेमचंद यादव के घर को गिराने की ये साजिश की गई थी। इसलिए तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। इसमें सरासर जो कुछ भी हुआ है उसमें अधिकारी दोषी हैं, सरकार दोषी है। सर, घटना होने के बाद, जो देवरिया घटना होने के बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि अगड़ा और पिछड़ा का वहाँ पे हो गया, जातिवाद का मुद्दा छिड़ गया, अगड़ा और पिछड़ा हो गया। और हमें लग रहा है कि देवरिया कांड के बाद जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, हर जाति के लोग, SC ST OBC सब लोग लगभग एक साथ हो लिए हैं। तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? जो 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत नज़दीक है, कितना फर्क पड़ेगा आपको? क्या आपकी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये जनता है और जनता जनार्दन होती है। जनता के सामने एक बेगुनाह आदमी का घर गिराने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ कानपुर की घटना देखिए, आजमगढ़ की घटना देखिए, और जगहों, ये सुल्तानपुर की घटना देखिए। ये सारी घटनाओं को देखते हुए और यहाँ की घटना को देख करके जो जातिवाद का और अगड़े पिछड़े का जहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोया जा रहा है, यह लोकतंत्र है। काश अगर पिछड़े लोग, दलित अगर संभल गए और सोच गए कि धीरे 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 सबकी बारी आएगी और एकत्रित हो गए, तो फिर यह देश 85% लोगों का है, बहुजन समाज के लोगों का है। जिसकी संख्या अधिक होती है लोकतंत्र में, उसी का राज होता है, उसी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी होनी चाहिए। और यह वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी ही यह मौका हम लोगों को दे रही है, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी जाने। वैसे भी जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से कर रही है, ये देश की जनता पूरी समझ चुकी है कि ये सिर्फ कहने वाले लोग हैं, करने वाले नहीं हैं। कहा 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। कहा किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा दिया। आमदनी क्या, जो लगा पैसा उसका भी आधी रकम नहीं मिल पाई। बेरोजगारों को नौकरी देंगे 2 करोड़ हर साल, 20 करोड़ को मिलना चाहिए, 20 को नहीं दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ पर भेजने को कहा, जहाज़ बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब इस बार जब सरकार आएगी तब 15 लाख के बजाय अब 30 लाख आप लोगों को देंगे। दूध से मुंह जब जलता है तो मट्ठा भी फूंक करके पिया जाता है। यह जनता है। 77 आपने देखा है, 89 आपने देखा है, और जब इनके तरफ जनता हो गई तो 14 आपने देखा। आज जनता इनके खिलाफ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बच पाएगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है सर, बहुत जल्दी 1 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इसमें क्या असर पड़ेगा? इस होगा 5 जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 5 जगह हारेगी। अच्छा, निश्चित हारेगी। जी आप देख लीजिएगा, जी कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है। जी जो चुनाव हो रहे हैं उसको आप देख ही रहे हैं। जी बगल में आपके घोसी बाई इलेक्शन हुआ, सरकार लड़ रही थी, सारे मंत्री गांव-गांव में थे, मुख्यमंत्री जी आए और 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। उसमें एक मंगरू भी थे जिनके पॉकेट में पिछड़ों का वोट भेज देंगे। अगर नहीं जीत गए तो असली बाप का बेटा नहीं। अब मिल नहीं रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि उनके असली बाप का नाम तो हम लोग जान जाएं। सुन रहे हैं कि इस समय बिहार में चले गया। अभी कुछ दिन पहले
जयप्रकाश नारायण जी का जो लोक नायक है उनके यहाँ गए थे पुष्पांजलि करने के लिए अखिलेश यादव जी, और वहाँ पे देखा गया कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनको जाने नहीं दे रही थी, ताला लगा हुआ था। उसके बाद वो गेट फान कर वहाँ पे जा करके पुष्पांजलि के उनको माल्यार्पण किए। क्या कहेंगे इस पर, कितना सही था ये चीज़? ये तो इतना जुर्म तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। जी अंग्रेज़ों ने भी देशवासियों को, अपने महापुरुषों को माला पहनाने से और श्रद्धांजलि देने से नहीं रोका था। ये तो हद हो गया। जो संपूर्ण क्रांति का प्रणेता हो, जो 77 की इमरजेंसी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, नौजवानों को खड़ा करके, और जब जयप्रकाश खड़े हुए तो पूरे देश की जनता खड़ी हुई। और इंदिरा गांधी जी की वो ताकत जिनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी, जयप्रकाश नारायण ने उखाड़ फेंका था। वो समाजवादी थे। ऐसे समाजवादी चिंतक, महानायक, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, 11 अक्टूबर उनकी जयंती, और समाजवादी नौजवान माला न पहनाने पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगा दिया। जयप्रकाश ने ललकारा, ऊपर से नेताजी ने ललकारा, लोहिया जी ने ललकारा, नौजवान छलांग लगाया, और जवानी जब चलती है तो एक नहीं हजारों ताले टूट जाते हैं। जयप्रकाश जी को 11 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लाख इनके रोकने के बाद भी माला पहना करके सरकार को इस कदर छोड़ा जो इस देश के लोगों से अपनी नज़र नहीं मिला सकती। हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपने महानायक, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि दिया। इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं, उनको शुभकामना भी देते हैं, और स्वस्थ दीर्घायु रहने की कामना। जिसमें 21 लोग पकड़े भी गए हैं, बाकी लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं। और प्रेमचंद यादव के परिवार का लगातार यह बयान आता रहा, यह आरोप लगता रहा कि हमारे तरफ से कोई एफआईआर नहीं किया गया है, और अभी तक एफआईआर नहीं हो पाया। और माननीय अखिलेश यादव जी भी आए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बावजूद भी अभी अब तक एफआईआर नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे, एफआईआर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उन लोगों का? जिस तरीके की चर्चा है कि पहले तो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, एफआईआर तो थाने में पहले प्रेमचंद यादव के परिवार का दर्ज करना चाहिए। उसके बाद और हत्याएं हुई, उनका भी एफआईआर होना चाहिए। अगर प्रेमचंद यादव के परिवार का एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती है तो ये सीधे सीधे अन्याय है, और इसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा दोष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि आखिर अधिकारियों का दोष न होता तो इतने लोग सस्पेंड क्यों किए गए होते। यह बात तय करती है कि ये सारे झगड़े की जड़ और तमाम हत्याओं की जड़ में वहाँ के अधिकारीगण लिप्त हैं। अधिकारी लिप्त हो गए तो सरकार लिप्त हो गई। इसलिए मैं भी मांग करता हूँ कि उसकी सीबीआई जांच हो, ताकि सही कत्ल करने वाले का, हत्या करने वाले का पर्दाफाश हो सके। जो जुर्मी है, जो हत्या किया है, उसे सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कौन है इसकी तो जांच ठीक से हो जाए। सरकार लिपापोती करने का काम कर रही है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, दोनों परिवार के पास मिलने के लिए गए और दोनों घर पे गए, लेकिन जो दुबे परिवार का लड़का है, देवेश दुबे, वो लगातार जिस तरह प्रकाश मांग कर रहा है कि प्रेमचंद यादव का घर गिरना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं सबको इनकाउंटर होनी चाहिए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी आए तो बोला कि हम उनसे नहीं मिलेंगे और हमको जान माल का खतरा है, उनको अगर मिलेंगे तो जान माल का खतरा है। इस पर क्या कहेंगे, कैसी खतरा थी उसको अखिलेश यादव जी से? अखिलेश यादव जी से किसी को क्या खतरा हो सकता है? वो सीधे सीधे वो लोग जो जातिवादी आग बो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कहने में आकर के नहीं आया होगा। वैसे अखिलेश यादव जी का क्या इसमें दोष है? वो तो सबसे पहले उन्हीं के यहाँ गए थे समाचार पूछने के लिए, गुहार करने के लिए, पुछार करने के लिए। अब आप मिलें न मिलें ये आपकी बात है। उसका कहना एक और था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार नहीं होती तो हमारे पिताजी का हत्या नहीं हुआ होता। उन्हीं के सरकार में प्रेमचंद यादव को लाइसेंस मिला था, जो असलाह का लाइसेंस था, फलाह मिला था, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उनको अखिलेश यादव की सरकार में मिली थी, जिसकी वजह से हमारा परिवार आज पूरा नष्ट हो गया है। भाई
प्रेमचंद यादव पर जिंदा रहते वक्त कोई एफआईआर नहीं है। जी उनको माफिया कहना, उसको डकैत कहना, उसको भू माफिया कहना जी सरासर गलत है। अगर वो ऐसे किस्म के आदमी होते तो पहले उन पर एफआईआर होती। जी और जब देश भर में रिवॉल्वर और राइफल मिलने का कानून है जी तो सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जी अगर उन्हें राइफल मिली, बंदूक मिली, तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। जी ये लोग भी भरे होते, आवेदन किए होते, इन लोगों को भी मिल गई होती। जी आपने आवेदन ही नहीं किया, जिसने आवेदन किया उसको मिला। जी और इतने दिन से जब माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी और राइफल का लाइसेंस और रिवॉल्वर का उस समय मिला और इतने दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, तो ये सरासर ये झूठा आरोप है। इसमें कोई आधार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। जी सर, आपकी पार्टी का भी सरकार रही है इससे पहले, और जिस प्रकार से अगर देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो अधिकतर मामला है, जो अधिकतर विवाद है, जो अधिकतर जो घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ ज़मीन विवाद की वजह से हो रही हैं, तो क्या सरकार के पास कुछ ऐसी रणनीति नहीं हो सकती है जिसके जो विवादित ज़मीनें हैं, जिस पर लगातार मुकदमा दायर किया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से, या फिर जो कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन में ये घर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में ये मकान बनी हुई है, तो घटना होने से पहले, जो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जा रही है, घटना होने से पहले उन सारी सरकारी ज़मीनों को खाली क्यों नहीं करवा लिया जाता है? भाई, सारी सरकारी ज़मीनों को अगर खाली करने का प्राविधान कर दिया जाए तो एक समान सबको देखा जाए। जी अगर इस तरीके का विधान हो जाएगा जी तो शायद हम जानते हैं कि जितने भी गांव हैं जी उसमें 80% लोगों का घर बंजर में ही बना है। जी और वो आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से, 100 साल पहले से भी अधिक से रह रहे हैं। जी कैसे उनको आप हटा देंगे? जी न उन्हें भूमाफिया कह सकते हैं। हाँ, आप गिन गिन करके किसी किसी का घर पर जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। जी अगर यही विधान बन जाए तो सबका घर पर बुलडोजर चल जाए, जी और नहीं तो फिर एक दो आदमी का क्यों। लोग गायक भी हैं, तो हम चाहेंगे कि एक गीत हमारे श्रोताओं को थोड़ा सुना दीजिए जो सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ संदेश दे रही हो। भाई देखिए, संदेश का जहाँ तक सवाल है जी तो हमसे संदेश आप मांगेंगे तो सीधे सीधे कहेंगे जी कि हे अखिलेश बोल रहा है भारत देश, जी हे अखिलेश, हे अखिलेश। जी धन्यवाद। जी कुछ गा दी थोड़ा बढ़िया से। हो गया, नहीं, थोड़ा अच्छे से गीत को गा करके थोड़ा सा, चूँकि तमाम लोग चाहेंगे कि जरूर आप कुछ गाइए। कल्पना के सपना संवर है कि नाही, का हमरो दीनावा अरे बहुरी है कि नाही, का हमरो दीनावा टूटही मड़ैया महलिया से पूछे, भीति भराइल बाप देवलिया से पूछे, अब मटिया पर माटी कोई लेवरी है कि नाही, का हमरो दीनावा बहुरी है कि नाही, का हमरो दीनावा। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रहे माननीय श्री MLC काशीनाथ यादव जी, जो लगातार 18 वर्ष MLC रहे, एक बार मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी के सरकार में, और एक बहुत बड़े लोक गायक भी हैं, बिरहा के शानदार कलाकार हैं। इनकी विधा को, इनकी आवाज़ को, इनकी बिरहा को इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, और सम्मानित है। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।